हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज हम समझेंगे इंजन क्या होता है, साथ ही साथ उसके कंपोनेंट के बारे में भी स्टडी करेंगे। सीसी क्या होता है, बीएचपी क्या होता है, साथ ही साथ हम समझेंगे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन क्या होता है और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन क्या होता है और दोनों में क्या अंतर होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम समझेंगे इंजन क्या होता है। देखिए, इंजन इंजन वो होता है जो रिसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में समझेंगे कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन क्या होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। स्ट्रोक का मतलब होता है जो आपका पिस्टन होता है टीडीसी से बीडीसी जब जाता है या बीडीसी से टीडीसी जाता है, मतलब ऊपर नीचे जो उसका मोशन होता है ना, रिसिप्रोकेटिंग मोशन, उसी को बोलते हैं स्ट्रोक। अब ये मोशन कैसे होता है वो समझते हैं। जो पहला जो होता है स्टेप वो होता है सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसा कि आप देख सकते हो डायग्राम में, जो इनलेट वाल्व होती है उसमें एयर और पेट्रोल आ जाता है सक्शन स्ट्रोक के टाइम पे। और ये याद रखना हमेशा, सक्शन स्ट्रोक कब होता है, जब पिस्टन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। कहाँ से? ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जब जाता है तो सक्शन स्ट्रोक होता है। सक्शन स्ट्रोक में आपका इनलेट वॉल ओपन रहता है। इनलेट वॉल से बस एयर और जो पेट्रोल होता है वो दोनों मिक्स होके अंदर आता है। यहाँ पे आपका सक्शन स्ट्रोक खत्म हो जाता है। ये क्या हो गया, आपका सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। अब जो सेकेंड स्टेप आएगा वो होगा कॉम्प्रेशन स्ट्रोक। कॉम्प्रेशन स्ट्रोक क्या होता है कि जब आपका पिस्टन ऊपर से नीचे आया तो आपका क्या होगा, सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, पेट्रोल और एयर और फ्यूल दोनों सिलेंडर के अंदर आ गया। अब उसके बाद जो कॉम्प्रेशन स्ट्रोक है, जब नीचे से फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो पूरा कॉम्प्रेस कर देगा। जो आपका एयर है और फ्यूल है पूरी तरह से पूरा कॉम्प्रेस कर देगा, क्योंकि आप जब किसी चीज को कॉम्प्रेस करने के बाद जलाएंगे तब ज्यादा उसके अंदर से पावर प्रोड्यूस होती है। तो ये पूरा कॉम्प्रेस कर देता है नीचे ऊपर ले जाके। तो कॉम्प्रेस करने के बाद यहाँ पे कॉम्प्रेशन स्ट्रोक खत्म हो जाता है। सक्शन स्ट्रोक में क्या हुआ, आपका एयर और फ्यूल सिलेंडर के अंदर आया। और उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या हुआ, जब नीचे से आपका जो पिस्टन है ऊपर की तरफ गया तो पूरी तरह से कॉम्प्रेस कर दिया, किसको, एयर और फ्यूल को। अब जो थर्ड फैक्टर आता है वो होता है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग को हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि जब पूरी तरह से आपका फ्यूल कंप्रेस हो जाए, कंप्रेस होने के बाद एयर फ्यूल एकदम पूरा मिक्स हो गया है, ठीक, उसके बाद जब आप स्पार्क प्लग से थोड़ी भी चिंगारी देंगे ना तो बर्न हो जाता है। बर्न होने के बाद क्या होता है, पिस्टन डायरेक्टली नीचे आता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जब पावर प्रोड्यूस होती है तो बहुत तेज से उसको झटका लगता है पिस्टन के ऊपर। टॉप जो वो सरफेस होता है उसके ऊपर से जोर से झटका लगता है। जब ब्लास्ट होगा तो झटका होगा, तो वो ब्लास्ट के कारण वो नीचे आता है। वो ब्लास्ट को हम लोग बोलते हैं पावर स्ट्रोक, क्योंकि पावर उसी जो प्रोड्यूस किया गया पावर, जो हम लोगों ने एयर और फ्यूल को जलाया, वो पावर स्ट्रोक में ही जलाते हैं, क्योंकि वो पावर लेने के लिए ही आपको फ्यूल को जलाना ही पड़ेगा, एयर और फ्यूल को। तो पावर स्ट्रोक होता है। पावर स्ट्रोक में ही आपका जो पिस्टन होता है नीचे की तरफ आता है। और पावर स्ट्रोक के बाद जब अगला स्ट्रोक फिर से जब ऊपर जाता है पिस्टन, तो वो होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। देखिए, जो आपका सक्शन स्ट्रोक होता है, सक्शन स्ट्रोक में आपका इनलेट वॉल्व ओपन रहता है, आउटलेट वॉल्व क्लोज रहता है पूरी तरीके से। तो ये आपका सक्शन स्ट्रोक हो गया। देखिए, जो सक्शन और जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वॉल्व हमेशा ओपन रहता है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आउटलेट वॉल्व ओपन रहता है। ये दोनों वॉल्व, एक वॉल जो इनलेट वॉल होता है वो सक्शन के टाइम ही ओपन होता है, बाकी टाइम बंद रहता है। और ये कंप्रेसर स्ट्रोक और ये पावर स्ट्रोक, ये दोनों टाइम पे दोनों वॉल पूरी तरीके से बंद रहती हैं। क्योंकि अगर इन दोनों वॉल ओपन रहेंगी तो आप जानते हैं जब कंप्रेस करेंगे तो एयर उधर से साइड से निकल जाएंगे, तो इसीलिए ये टाइम पे दोनों वॉल पूरी तरीके से क्लोज रहती हैं। तो आपका क्या हो गया, सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या हुआ, आपका एयर और फ्यूल अंदर आया, सिलेंडर के अंदर आया। फिर आपने क्या किया, सेकेंड स्टेप, नीचे से जब आपका पिस्टन ऊपर की तरफ गया तो आपका पूरा एयर और फ्यूल कॉम्प्रेस हो गया। क्योंकि आप जब किसी चीज को कॉम्प्रेस करने के बाद बर्न करते हैं तो ज्यादा एनर्जी जो होती है बर्न होती है, मतलब एनर्जी ज्यादा मात्रा में मिलती है अपने को। अगर आप वैसे ही बर्न कर देंगे तुरंत तो आपको सफिशियंट जो जो आपको रिक्वायरमेंट है उतना पावर प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम लोग उसको कॉम्प्रेस करते हैं कंप्रेसर स्ट्रोक, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक के थ्रू। तो ये आपका कॉम्प्रेस हो गया। उसके बाद फिर जब आप स्पार्क दिए तो फिर पिस्टन नीचे आता था, तो वहां पे पावर प्रोड्यूस होता है। जो पावर होता है प्रोड्यूस, वो पावर
स्ट्रोक के टाइम ही होता है। बाकी जो ये सक्शन स्ट्रोक हो गया, कंप्रेसर स्ट्रोक हो गया और एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो गया, ये तीनों में आइडियल कंडीशन रहते हैं, मतलब ये ऊपर नीचे पिस्टन घूमते हैं। लेकिन जो पावर होता है, जिसमें पावर स्ट्रोक बोलते हैं, वो आपका जब कंप्रेशन के बाद जो पावर स्ट्रोक होता है वही एक ही होता है जो पावर स्ट्रोक। तो इसको फोर स्ट्रोक इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि जो स्ट्रोक है वो आपका 4 बार में एक पावर प्रोड्यूस हुआ। तो मतलब एक बार फ्यूल और एयर को जरने के लिए जो पिस्टन को होता है वो ऊपर से नीचे तक 4 बार करना पड़ता है। तो ये हो गया फोर स्ट्रोक। फोर स्ट्रोक का मतलब यही होता है कि आपका जो सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेसर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये आपका स्ट्रोक हो गया। ऊपर नीचे जो पिस्टन होता है ऊपर नीचे जब जाता है उसी को हम लोग बस स्ट्रोक करते हैं नॉर्मल सी भाषा में। और वो जितनी बार आएगा, फोर स्ट्रोक है तो 4 बार जाएगा ऊपर नीचे, तो हो गया फोर स्ट्रोक इंजन आपका। 2 स्ट्रोक में 2 बार ऊपर नीचे जाएगा। तो एक पावर प्रोड्यूस करने के लिए आपका ये जो पिस्टन है कितनी बार जा रहा है ऊपर नीचे, तो आपका 4 बार फोर स्ट्रोक में जा रहा है, तो ये आपका हो गया फोर स्ट्रोक। ये तो आपका हो गया पेट्रोल इंजन, फोर स्ट्रोक। अब पेट्रोल इंजन के बाद हम डीजल इंजन के बारे में समझते हैं कि डीजल इंजन जो फोर स्ट्रोक होता है उसमें क्या होता है। जो आपके कार में होता है वो डीजल इंजन, पेट्रोल वाली भी कारें आती हैं, लेकिन जो डीजल इंजन कारें रहती हैं उसके बारे में हम समझते हैं कि उसके अंदर क्या होता है। देखिए, फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और फोर स्ट्रोक डीजल इंजन के में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता। देखिए, जो स्टेप मैंने बताया आपको सब स्टेप सेम ही रहता है, इसमें डिफरेंट क्या रहता है वो समझते हैं। देखिए, सक्शन स्ट्रोक जैसा कि आप जानते हैं, सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, इसमें जो इनलेट वॉल्व होता है आपका, इनलेट वॉल्व, उसमें बस एयर आता है पूरी तरीके से। क्या आता है? एयर आता है। इसमें फ्यूल बिल्कुल नहीं रहता। क्या होता है? एयर आता है। एयर सक करता है। जब आपका सक्शन स्ट्रोक होगा तो आपकी इनलेट वॉल्व ओपन होगी और इनलेट वॉल्व में पूरा एयर फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद पिस्टन कहाँ से, सक्शन स्ट्रोक में हमेशा याद रखना कि पिस्टन हमेशा टॉप डेड सेंटर, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, तो आपका सक्शन स्ट्रोक हो जाता है। और जब फिर सक्शन स्ट्रोक के बाद जब दोबारा नीचे से फिर ऊपर जाता है आपका पिस्टन, तो वो होता है कंप्रेसर स्ट्रोक। ये कंप्रेसर स्ट्रोक ही कंप्रेस करता है। ये आपका एयर आया अंदर, ये आपका जो डीजल इंजन है, डीजल फोर स्ट्रोक डीजल इंजन, इसमें क्या एयर आया आपका, फिर उसके बाद एयर जब अंदर पूरा सिलेंडर के अंदर आ गया, उसके बाद उसको पूरा तरीके से कंप्रेस किया गया। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इसके लिए पूरा कंप्रेस कर देते हैं। उसके बाद एक इंजेक्टर लगा रहता है, जहाँ पे स्पार्क लग रहता है वहाँ पे डीजल इंजन में इंजेक्टर लगा रहता है। इंजेक्टर का काम ही होता है कि फ्यूल को इंजेक्ट करना। तो ये फ्यूल को इंजेक्ट, मतलब आपका इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि इसका जो अंदर का मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर होता है जो काफ़ी बढ़ जाता है। इसके कारण जैसे ही हम लोग इंजेक्टर के थ्रू हम लोग डीजल को स्प्रे करते हैं तो फक से आग लग जाती है आपकी। तो आग लगने के बाद फिर वही पावर प्रोड्यूस होता है, तो आपका पिस्टन नीचे की तरफ आता है। तो ये हो गया आपका जो हो गया वो डीजल इंजन, और फिर उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक में बाहर निकल जाता है पूरा। तो ये इसमें डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, देखिए जो पहला वाला था उसमें क्या था, जो पेट्रोल इंजन था, पेट्रोल इंजन में क्या था कि नहीं आपका एयर और फ्यूल दोनों साथ में आता है, दोनों साथ में आते हैं, दोनों साथ में कंप्रेस होते हैं, उसके बाद स्पार्क के थ्रू जलाया जाता है। जबकि डीजल इंजन में क्या होता है कि डीजल इंजन फोर स्ट्रोक में क्या होता है कि आपका एयर ही बस आता है अंदर, फ्यूल नहीं आता, एयर ही आता है और एयर को कंप्रेस कर लिया जाता है। पूरा कंप्रेस करने के बाद इंजेक्टर के थ्रू स्प्रे कर दिया जाता है। स्प्रे करने के बाद वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर पहले से ही रहता है, जैसे हम इंजेक्ट करते हैं डीजल तो अपने आप आग लग जाती है, वहाँ पे पावर प्रोड्यूस हो जाता है और पिस्टन नीचे की तरफ आ जाता है। और उसके बाद एग्जॉस्ट के थ्रू जब नीचे से पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है तो एग्जॉस्ट थ्रू के बाहर निकल जाता है। अब ये समझते हैं कि इंजन के अंदर सीसी क्या होता है। सीसी देखिए, बहुत जगह आप बोलते हैं कि सीसी क्या होता है, फिर आप बोलेंगे लीटर क्या होता है, फिर आप बोलेंगे सिलेंडर क्या होता है। तो ये सब हम लोग इसमें समझते हैं कि सीसी क्या होता है। देखिए, अब जब आपका सिलेंडर टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ, आप जानते हैं टीडीसी से बीडीसी, ऐसे जब आपका पिस्टन होता है वो जो सिलेंडर के अंदर टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड। अब देखिए टॉप डेड सेंटर क्या होता है, टॉप डेड सेंटर वो होता है जहां पर उसके आगे पिस्टन नहीं जा सकता। एक लिमिट होती है पिस्टन की जिसके बीच में वो घूमता है, जो ऊपर नीचे करता है उसकी एक लिमिट होती है, टॉप डेड सेंटर बोलते हैं हम। जो ऊपर वाली लिमिट होती है उसको हम लोग टॉप डेड सेंटर बोलते हैं, और जो नीचे वाली लिमिट होती है उसको हम बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। तो इन्हीं दोनों के बीच का जो आप वॉल्यूम निकाल देते हो वही सीसी हो गया। सीसी कुछ नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं कि जब आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू बेथ इंटू हाइट, आपका LBH। तो L क्या हो गया, अब लेंथ, अब इसी को आपने सेंटीमीटर में मेजर कर दिया तो क्या हो गया, लेंथ क्या हो गया, आप
आपको मान लो आपकी जो अंदर की सिलेंडर की है, जो सिलेंडर उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो क्या हो गया, ये मान लो 5 सेंटीमीटर हो गया। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा आपका जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो लेंथ हो गया, अब विड्थ जो हो गई वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर, और हाइट क्या हो गई, 8 सेंटीमीटर। तो ये आपकी 8 सेंटीमीटर हो गई। तो ये अब आप तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 × 6 × 8 क्या होगा, 24, मतलब 240, मतलब 240 सीसी। तो ये आपका हो गया 240 सीसी। सीसी कुछ नहीं होता, ये टीडीसी से बीडीसी का जो होता है वॉल्यूम एरिया जो होता है ना, उसी को हम लोग सीसी करते हैं। तो क्या होते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करते हो, एल इंटू बी इंटू एच कर देते हो बस। अब वो सेंटीमीटर में आपका ना उसको मेजर करते हो, इसके लिए सीसी हो गया। अब सेंटीमीटर का यूनिट क्या होता है, अब सबको सेंटीमीटर में कर दिया आपने, 5 सेंटीमीटर का आपका लेंथ हो गया, और विड्थ हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर की, और जो हाइट हो गया आपका टीडीसी से बीडीसी का वो 8 सेंटीमीटर का हो गया। आप तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 × 6 × 8 कितना हो गया, 24 मतलब 240, मतलब 240 सीसी। तो आपके हो गई सीसी, इतना सीसी कैलकुलेट करना इजी तो है एकदम। सीसी सीसी कुछ नहीं है, जो वॉल्यूम होता है टीडीसी से बीडीसी के बीच का, उसी को हम लोग मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, वही आपका सीसी हो गया। जितना ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा उतना ज़्यादा आपका सीसी हो जाएगा, और जितना कम रहेगा तो कम रहेगा, कम सीसी का रहेगा। अब आप सबको मन में हो गया था कि नहीं सीसी, देखिए आप जब आप जानते हो कि जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा एयर और फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, ये तो आप जानते ही हो। तो जो ज़्यादा सीसी की गाड़ियाँ रहती हैं वो ज़्यादा पेट्रोल खाती हैं, या पेट्रोल ज़्यादा लेती हैं। क्यों, क्योंकि उनका वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है। जब ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा तो ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा एयर की ज़रूरत पड़ेगी उसको जलाने के लिए। तो इसीलिए सीसी जब कम होती हैं तो गाड़ियों की जो पेट्रोल होती है, पेट्रोल जो पीती हैं वो कम हो जाता है, और जब सीसी बढ़ाएंगे तो पेट्रोल ज़्यादा पीनेंगी। तो आप सीसी इसके ऊपर ही रहता है आपका, कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा उतना ज़्यादा सीसी रहेगा, और कम। और आप सेकंड टर्म आता है सिलेंडर। भाई सिलेंडर कुछ नहीं होता, यही होता है कि 5 सिलेंडर की गाड़ी है, मान लो आपकी 6 सिलेंडर की गाड़ी है, तो एक सिलेंडर से आपका कितना पावर प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब आपके एक सिलेंडर में हमने आपको बताया 240 सीसी की हो गई, ठीक। कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने बताया कि नहीं, आपको जब सिलेंडर की जो साइज है वो 5 है, 6 है और 7, ये सेंटीमीटर में है। 5 लेंथ बीट इंटू हाइट, ये हो गया आपका तीनों का। तो हम लोग कैलकुलेट किया कितना, 240 सीसी। अब ये एक सिलेंडर का 240 सीसी है। आप सोचो आपकी जब 5 सिलेंडर ऐसे ही आप लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, 1120। तो 1120 सीसी की हो गई। तो ये सिलेंडर हो गया, सिलेंडर अलग होता है और सीसी अलग है। देखो सिलेंडर जो होता है ना, कुछ नहीं होता है कि आपका जो पिस्टन सिलेंडर है, एक सिलेंडर का है तो एक सिलेंडर में क्या रहेगा, एक पिस्टन रहेगा, एक सिलेंडर रहेगा। अब 2 सिलेंडर की गाड़ी है तो एक सिलेंडर एक पिस्टन दो रहेगा, उसमें 2 सिलेंडर 2 पिस्टन रहेगा, तो ये हो गया। तो सीसी और सीसी जो होता है ना, वो एक तरह से बोल सकते हैं कि ये यूनिट होता है, यूनिट होता है जो मेजर करता है कि नहीं, हाँ इसका इतना सीसी का, इतना सीसी का। और ये सिलेंडर क्या हो गया, 5 सिलेंडर की गाड़ी है तो वो सीसी को कन्वर्ट कर देते हैं। और आपका जो थर्ड टर्म आता है वो लीटर होता है। आप लीटर जान जाते हो तो आप सीसी नहीं बोलते हो, लीटर बोलते हो कि अरे इतने लीटर की गाड़ी, 1.5 लीटर की, 1.4 लीटर की। तो लीटर भैया कुछ नहीं होता है कि वही जो आपका सीसी है उसी को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, 1000 से आप डिवाइड कर दोगे तो वो लीटर निकल जाता है। जैसा कि आप जानते हो कि आपको अभी कुछ लेने जाना है आपको दुकान पे, शॉप पे, तो आप क्या करोगे कि नहीं बोलोगे नहीं यार 25 kg ये दे दो, 25 kg ये दे दो, या 50 kg ये दे दो। तो आपको क्या करता है, वो केजी के हिसाब से देता है। लेकिन अब अभी आपको कितना 500 kg चाहिए, तो आप ये नहीं बोलेंगे ना कि 500 kg दे दो, तो अब क्या बोलेंगे आप बोलेंगे कि नहीं 5 क्विंटल दे दो। तो बस वही हो गया, एक क्विंटल बड़ा यूनिट हो गया, इसका छोटा यूनिट हो गया, सीसी हो गया छोटा यूनिट। कम रहता है तो हम लोग छोटा यूनिट सीसी यूज कर देते हैं बाइक में, और जब बड़ा हो जाता है वही 4-5 सिलेंडर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि उसको हम लोग वो नाम दे देते हैं, लीटर हो गया, 1.5 लीटर हो गया। अब 5 सिलेंडर की गाड़ी है तो सीसी में कितना होगा, 1120 सीसी। अब डिवाइड कर दिया 1000 से तो कितना आ गया, 1.5 लीटर। तो ये हो गया आपका लीटर। लीटर कुछ नहीं है, जितना भी सीसी है उसको 100 से डिवाइड कर दो, आपका लीटर हो गया। लीटर एकदम ईजी है। अब समझते हैं कि नहीं एचपी, बीएचपी, टॉर्क, स्पीड और आरपीएम, ये जो वर्ड है ना वो बहुत सारे डिफिकल्ट है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। तो ये क्या होते हैं वो समझते हैं। देखिए 1 HP मतलब 1 हार्स पावर, 1 हार्स पावर में 746 वाट होता है, जैसा कि आप जानते हो। देखिए अगर आपको हार्स पावर नहीं समझ में आता तो इतना समझ लीजिए, हार्स पावर मतलब एक नॉर्मल जो घोड़ा होता है, जो घोड़ा आप जानते हो
हॉर्स पावर उसी के हिसाब से नाम रखा गया उसका, कि एक नॉर्मल घोड़े के अंदर जितनी ताकत होती है उसको 1 हार्स पावर करते हैं। वो 1 हार्स पावर में कितना 746 वॉट होता है। अगर आपको 746 वॉट नहीं समझ में आता तो आप इतना समझ लीजिए, जो आपका 100 वॉट का बल्ब होता है, कि आप 1 हार्स पावर अगर आपके पास सप्लाई है तो आप उससे मतलब 7 से 7.5 7 से 8 बल्ब जला सकते हो। तो जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है आपकी 7 से 8 बल्ब जलाने के लिए, तो वही 1 हार्स पावर हो गया। मतलब उतना ही 1 हार्स पावर में 746 वाट, मतलब 7 बल्ब जला सकते हो। तो ये एक हार्स पावर की वॉट में जो वैल्यू हो गई वो हो गया। अब बीएचपी क्या होता है ये समझते हैं। हार्स पावर तो आपको समझ में आ गया कि हार्स पावर होता है। बीएचपी क्या होता है? ब्रेक हार्स पावर। ब्रेक हार्स पावर देखो ये होता है कि जब आपका सिलेंडर पिस्टन पिस्टन सिलेंडर घूम रहा है, ठीक, तो आपको आरपीएम चाहिए, तो वो रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर। तो जो रोटरी मोशन के आउटपुट शाफ्ट पे जो पावर प्रोड्यूस होता है क्रैंक शाफ्ट पे, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक हार्स पावर। क्या बोलते हैं? ब्रेक हार्स पावर। कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है, सिलेंडर के अंदर नहीं। सिलेंडर के अंदर जो पावर प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग इंडिकेटेड पावर बोलते हैं। वो इंजीनियरिंग टर्म है, वो बाद में आपको समझा दूंगा, वो इंडिकेटेड। लेकिन जो आपका ब्रेक पावर है वो सिलेंडर के अंदर नहीं, सिलेंडर के बाहर जब आपका रोटेशन मिल रहा है, पावर मिलने के बाद जब आपका पिस्टन ऊपर नीचे मोशन कर रहा है, उसके बाद आपका जो कैम घूम रहा है रोटरी मोशन में, जैसा कि आप देख सकते हो डायग्राम में, तो वो जो घूम रहा है ना, वो जो आउटपुट शाफ्ट मिल रहा है ना, उस पावर को हम लोग बोलते हैं ब्रेक हार्स पावर। कि वो प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ पे? क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जो प्रोड्यूस होता है उसको ब्रेक हार्स पावर बोलते हैं। तो ये आपका ब्रेक हार्स पावर का कॉन्सेप्ट हो गया। अब समझते हैं कि टॉर्क क्या होता है, स्पीड क्या होता है, आरपीएम क्या होता है। देखिए आप, टॉर्क, स्पीड और आरपीएम एकदम इजी वर्ड में समझिए। देखिए आपके पास एक साइकिल है, आप साइकिल को स्टैंड पे कर दिए हो, ठीक। साइकिल को स्टैंड पे करने के बाद आप जब उसका पैडल जब घुमाते हैं तो वो क्या हो गया? वो आपका आरपीएम हो गया। कि 1 मिनट में आप देखते हो कि 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन कर रहा है कंप्लीट, 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, घूम रहा है वो। तो ये आपका आरपीएम हो गया, रिवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में कितनी बार वो घूम रहा है चक्का पीछे वाला, वो हो गया आरपीएम। अब समझते हैं टॉर्क क्या होता है। देखिए टॉर्क वो होता है जैसे एक तरह ट्विस्टिंग मूवमेंट। ट्विस्टिंग मूवमेंट मतलब क्या हो गया आपका? जो देखिए आप किसी चीज को अगर पुश कर रहे हो, धक्का मार रहे हो या पुश कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स आप देखो स्टेट में जब लीनियर आप फोर्स लगा रहे हो ना, तो उसको फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन है, ये आप तो जानते ही हो। फोर्स लगा रहे हो, फोर्स तभी बोलेंगे जब आपका लीनियर रहे मूवमेंट। जो आपका फोर्स जब लगा रहे हो डायरेक्शन में, आप किसी बुक को धक्का मार के आगे कर रहे हो तो आप फोर्स लगा रहे हो। लेकिन टॉर्क क्या होगा? जब आपका वही ट्विस्टिंग मतलब रोटेशन में जब आप उसको लगा रहे हैं ना, तो उसको आप टॉर्क बोलेंगे। तो अब समझते हैं स्पीड और टॉर्क क्या होता है। देखिए आपकी, मैंने बताया आपकी साइकिल पैडल पे खड़ी है, तो आप उसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक। रोटेट करने के बाद क्या हो रहा है कि वहां पे आपको आरपीएम मिल रहा है। लेकिन टॉर्क क्या होगा? जब जैसे ही आप साइकिल को चालू करते हैं नीचे से, जब स्टैंड पर से निकाल के आप चलाना चालू कर देते हैं, तो वहां पे टॉर्क जरूरी होता है। क्योंकि तब आपको उतने जितना फोर्स से आप घुमा रहे थे स्टैंड के ऊपर, उतने स्टैंड से आप नीचे ग्राउंड पे जब आएगा तो नहीं आएगा, फिर उसको मैक्सिमम टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। जब वो जो फोर्स लगाते हो वो टॉर्क होता है वहां पे, समझे? तो वो वहां पे टॉर्क होता है। और स्पीड क्या हुआ? अब आप चला के यहाँ से 2 किलोमीटर लेके गए तो वो स्पीड हो गई। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना आपने कवर किया, 2 किलोमीटर गए, कितना टाइम मिल गया, तो वो आपकी स्पीड हो गई। आपने जब खड़े चला रहे थे तो आप स्टैंड पे, तो आपको आरपीएम मिल गया। अब जब आप नीचे ग्राउंड के लेवल में आए तो आपको टॉर्क की जरूरत, ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी आपको आगे बढ़ाने के लिए साइकिल की। जब आप पैडल मारते हैं तो आप टॉर्क अप्लाई करते हो, वो हो गया आपका टॉर्क। और स्पीड क्या हो गया? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जितना दूर जा रहे हैं और कितने टाइम में जा रहे हैं, वो आपकी स्पीड हो गई। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। स्पीड क्या हो गया, टॉर्क क्या हो गया, बीएचपी क्या हो गया, एचपी क्या हो गया, ये सब आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गया। अब समझते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है गाड़ियों के में, जो होता है सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर। भाई देखो सुपर चार्जर क्या होता है और टर्बो चार्जर क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखो सुपर चार्जर वो होता है जैसे जो जब आप किसी चीज को इंजन के अंदर आप बर्न कर रहे हो, ठीक, तो किसी चीज को बर्न करने के लिए जानते हो ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई जरूरत पड़ेगी। जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी नहीं मिल रही तो पावर प्रोड्यूस बराबर नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मैकेनिज्म तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं सुपर चार्जर। इसको क्या हम लोग करते हैं कि सुपर चार्जर को हम लोग क्या करते हैं, जो आउटपुट शाफ्ट में अपने को क्रैंक पे जो पावर प्रोड्यूस मिल रहा है उसी के अंदर हम लेके कंप्रेसर फिट कर देते हैं। वो कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेस करके
उसी के थ्रू घूमता है। जब आप जो आपका क्रैंक शाफ्ट, जैसा कि देखते हो क्रैंक शाफ्ट जहाँ पे घूमता है, जब पावर प्रोड्यूस होता है तो उसी क्रैंक शाफ्ट से हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसर कनेक्ट कर देते हैं। ये कंप्रेसर क्या, कंप्रेसर भी उसी के साथ घूमता है। तो कंप्रेसर के अंदर हवा कंप्रेस होती है, वही कंप्रेस एयर हम लोग इंजन के अंदर लेके जाते हैं। इंजन के अंदर लेके जाते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा इंजन की इफिशियंसी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है भाई, सप्लाई एयर की ज़्यादा हो गई। अब एयर की ज़्यादा हो गई, जितनी ज़रूरत रिक्वायरमेंट हो गई। देखिए आप ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन दो तरीके से दी जाती है। आप एक मोमबत्ती जला रहे हैं, साथ में आप देखेंगे आप वेल्डिंग करने वाला जो लिया रहता है फ्लेम हार्डनिंग वाला, वेल्डिंग करता है तो उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि आप उसके साथ प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। तो प्रेशर के साथ जब आप किसी चीज़ को जलाते हो तो ज़्यादा हीट जनरेट होती है, और जब प्रेशर आपका कम होता है तो हीट कम जनरेट होती है। तो हम प्रेशर ज़्यादा इसलिए कंप्रेस करके कंप्रेसर को दे रहे हैं कि ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो जल्दी ज़्यादा जलेगा, ज़्यादा जलेगा तो ज़्यादा एनर्जी गेन होगी अपने को। तो हम लोग इसीलिए सुपर चार्जर का यूज़ करते हैं। सुपर चार्जर में देखिए, लेकिन घाटा भी यही होता है कि नहीं, जब आउटपुट शाफ्ट आपने ले लिया क्रैंक शाफ्ट के ऊपर, तो जब आप कंप्रेसर लगाओगे तो कंप्रेसर को भी ताकत चाहिए ना, तो आधा तो कंप्रेसर ले लेगा। तो ये थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज भी हो जाता है कि नहीं, वो कंप्रेसर थोड़ा वो इंजन की जो पावर होता है वो थोड़ा ले लेता है, तो इसके लिए पावर कम हो जाती है। तो अब इसको चेंज करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी आई, टर्बो चार्जर। अब भाई टर्बो चार्जर क्या होता है वो समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए आपका टर्बो चार्जर जो होता है ना, टर्बो चार्जर में हम क्या करते हैं कि जो आपका एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट स्टोक के थ्रू आप देख सकते हो जैसा डायग्राम में, एग्जॉस्ट स्टोक के थ्रू जब आपका पेट्रोल या डीजल हो जब बर्न हो चुका, ठीक, तो अब जब बाहर निकलेगा एग्जॉस्ट के थ्रू तो ज़्यादा हाई प्रेशर में रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि वही हाई प्रेशर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एक टरबाइन ब्लेड लगा देते हैं, टरबाइन शाफ्ट लगा देते हैं, उसको टरबाइन को घुमाते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है, एक तो आपका जब एग्जॉस्ट निकलेगा तो वो टरबाइन से जो आपका जब टरबाइन से जो गैस निकलेगा वो काफ़ी हाई प्रेशर और टेम्परेचर से रहेगा। तो उससे हम लोग क्या करते हैं कि एक शाफ्ट कनेक्ट कर देते हैं, और एक शाफ्ट उसका कनेक्ट करते हैं, टरबाइन से घूमते रहता है, और दूसरा शाफ्ट कनेक्ट कर देते हैं इनलेट वॉल्व, मतलब एक और टरबाइन लगाते हैं, मतलब दो टरबाइन लगाते हैं, एक ही शाफ्ट से कनेक्ट करते हैं। एक टरबाइन क्या करेगा कि घूमेगा, जब वो बाहर निकलेगा, जब आपका एग्जॉस्ट निकलेगा तो उससे घूमेगा, तो उसी के शाफ्ट से एक और कनेक्ट कर देते हैं टरबाइन, जो क्या करेगा कि बाहर से सक करेगा। जितना तेज वो घूमेगा उतना तेज ये आपका वहां से सक करेगा, क्योंकि दोनों एक ही शाफ्ट से कनेक्ट है। एक का हम फायदा ये उठा रहे हैं कि एक ही शाफ्ट से कनेक्ट करके एक से हम लोग एग्जॉस्ट को बाहर निकाल लिया, और दूसरे शाफ्ट को उसी कनेक्ट करके हम लोग एयर को बाहर से खींच रहे हैं अंदर। तो ये आपका दोनों काम हो जाता है। तो इससे फायदे हो जाते हैं कि आपका एक तो आपका इंजन की थोड़ा परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, तो ये हो जाता है आपका टर्बो चार्जिंग में। अब समझते हैं कि जब आप सेल्फ मारते हो गाड़ी में और जब आप स्टार्ट करते हो, नॉर्मल आप किक मार के स्टार्ट करते हो, तो दोनों में क्या अंतर हो। देखिए जब जब आप किक मारते हो तो आपका एक गियर होता है, वो गियर होता है डायरेक्ट फ्लाईव्हील से, मतलब कि आपकी गियर मैकेनिज्म में डायरेक्ट वो पिस्टन से कनेक्ट रहता है। तो आपका पिस्टन ऊपर नीचे जाता है तो वहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है वो इंजन। जैसा आपका आप जानते हो कि आप जब आपका पिस्टन स्टार्ट हो गया है, पिस्टन सिलेंडर नीचे आपका जब रनिंग कंडीशन में, तो क्या होता है कि नहीं, पिस्टन जब नीचे जाएगा तो आपका पावर प्रोड्यूस होगा पावर स्ट्रोक के थ्रू, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन जब आपका रनिंग कंडीशन नहीं है, आइडियल कंडीशन है, जब आपका इंजन बंद है, तो आपको इंजन को स्टार्ट करने के लिए तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो आप जब किक मारते हैं तो एक जो उसका गियरिंग मैकेनिज्म है डायरेक्ट वो वही रिवर्स प्रोसेस हो जाता है, रिवर्स प्रोसेस के थ्रू वो डायरेक्ट पिस्टन ऊपर नीचे घूमता है। तो मतलब ये आपका ये प्रोसेस हो गया कि जैसा आपने एक फ्लाई व्हील में एक गियर अटैच कर दिया, ठीक ना, वो गियर फ्लाई व्हील का क्या कैम शाफ्ट से रहता है, और कैम शाफ्ट किससे कनेक्ट रहता है, आपका कनेक्टिंग डॉट पिस्टन से कनेक्ट रहता है। तो जैसा आपका कैम शाफ्ट घूमेगा पिस्टन भी ऊपर नीचे घूमेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यही प्रोसेस को हम लोग घुमाने के लिए, स्टार्टिंग में तो घुमाना चाहिए, तो इसके लिए किक मारते हैं हम लोग। किक मारने से क्या होता है कि पिस्टन ऊपर नीचे घूमता है। तो वो प्रोसेस जो होता है, जो बताया मैंने, सक्शन, कंप्रेशर और पावर और एग्जॉस्ट, ये स्ट्रोक को स्टार्ट करने के लिए हम लोग को किक मारते हैं। तो वो प्रोसेस होगा किक मारने का। अब किक मारना और सेल्फ मारने में क्या अंतर होता है। देखिए सेल्फ जब आप मारते हो ना, तो एक मोटर होता है, जो सेल्फ गाड़ियां आती हैं उनमें आपने देखा होगा ध्यान से कि एक मोटर रहता है, वो मोटर डायरेक्ट क्या कनेक्ट है, फ्लाई व्हील से कनेक्ट रहता है। पहले आप फ्लाई व्हील को कैसे घुमा रहे थे, किक मार रहे थे तो डायरेक्ट आपका गियर के थ्रू फ्लाई व्हील घूम रहा था। लेकिन अब ये जो सेल्फ स्टार्ट में क्या रहता है कि डायरेक्ट फ्लाई व्हील से एक मोटर कनेक्ट कर देते हैं। जैसे आप सेल्फ मारते हैं, बैटरी से मोटर चलता है और मोटर से फ्लाई व्हील घूमता है। तो फ्लाई व्हील जब घूम रहा है
तो आपका पिस्टन ऑब्वियसली सी बात है फ्लाई व्हील से ही कनेक्ट है, तो ऊपर नीचे घूमने लगेगा, तो आपका स्टार्ट हो जाता है। तो आपकी जब बैटरी खत्म हो जाती है देखोगे तो आपका जो सेल्फ होता है काम नहीं करता है, क्योंकि जब आपकी बैटरी खत्म हो जाती है तो आपका मोटर बराबर वर्क नहीं करता है। तो ये होता है सेल्फ स्टार्ट मारने में और किक मारने में अंतर होता है। अब समझते हैं हम लाइनर क्या होता है। देखिए पिस्टन जो होता है और सिलेंडर जो होता है, जैसा कि आप जानते हो कि पिस्टन और सिलेंडर अप एंड डाउन मोशन करते रहता है, तो ऑब्वियसली सी बहुत लॉन्ग टाइम तक करेंगे तो वो घस जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइनर लगा देते हैं। लाइनर का काम ही होता है कि जैसे आप मोबाइल में क्या करते हो, एक कवर लगाते हैं, क्यों? क्योंकि मोबाइल की सेफ्टी रहती है, ताकि कवर खराब हो जाए तो हम कवर दूसरा चेंज कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल नहीं चेंज कर सकते ना, मोबाइल ज़्यादा चेंज करेंगे तो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो हम लोग एक कवरिंग लगा देते हैं। वही हम लोग सिलेंडर के साइड साइड का जो एरिया आप देख सकते हो, उस साइड के एरिया में हम लोग क्या करते हैं, एक लाइनर लगा देते हैं। लाइनर ताकि घसे अंदर का सिलेंडर बचा रहे। लाइनर एक बार चेंज करवा देंगे, अगर घसेगा तो चेंज कर देंगे। तो ये होता है लाइनर। लाइनर का काम क्या होता है कि अगर लाइनर नहीं लगाएंगे आप तो आपका सिलेंडर घस जाएगा, सिलेंडर घस जाएगा तो आपका खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग लाइनर घस जाएगा तो दूसरा लाइनर चेंज करवा देते हैं। अब समझते हैं कि मिनी कार्बोरेटर क्या होता है। देखिए आपने आपने बहुत बार देखो ट्राई किया होगा कि जब आपकी गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, स्टार्ट नहीं होती, तो आप गाड़ी को चौक में लेते हैं। चौक में लेते हैं तो आप जानते हो चौक में क्या होता है। देखिए चौक में गाड़ियों में कुछ नहीं होता एक्चुअली में। जब गाड़ी को चौक में लेते हो तो आपकी गाड़ी में जो होता है ना, जैसा आपने जहाँ पहले पेट्रोल का एयर फ्यूल रेशियो आपको पता है 14:1, मतलब 14%, 14 ग्राम आपका अगर एयर है तो उसमें 1 ग्राम जो होता है वो फ्यूल होता है, ठीक। और जब ये तो नॉर्मल कंडीशन में होता है। अब जब आप चौक में गाड़ी लेते हो तो क्या होता है, देखिए जब आप गाड़ी चौक में लेते हो तो आपका जो रेशियो होता है वो इक्वल रेशियो हो जाता है, मतलब 14:14, मतलब कि 14% आपका जो 14 ग्राम आपका फ्यूल है, 14 ग्राम फ्यूल के साथ में आपका 14 ग्राम एयर भी है। तो इससे फ़ायदा हो जाता है कि गाड़ियाँ जल्दी स्टार्ट हो जाए। अब सोचिए अब ज़रा कि अब कम फ्यूल में ज़रा कोई चीज़ नहीं जल रही है, तो आप ज़्यादा फ्यूल देंगे तो ऑब्वियसली बात जल्दी जल जाएगी। तो हम लोग जब जैसे ही गाड़ी चौक में लेते हैं तो वो रेशियो बराबर हो जाता है, एयर का और फ्यूल का दोनों जो कंसंट्रेशन होता है बराबर होता है, इसकी वजह से फट से जल जाता है। उसके बाद हम लोग फिर चौक से निकाल देते हैं गाड़ी, क्योंकि अगर उसी चौक में गाड़ी चलाएंगे ना तो आपका फ्यूल और ये बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है। इसके लिए हम लोग चौक स्टार्टिंग के टाइम हम चौक में गाड़ी को डालते हैं। और ये मिनी कार्बोरेटर क्या होता है, देखिए आपने जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो, ये यूनिट होता है, इसके अंदर एक पाइप लगा रहता है जो नीचे से एयर को सक करता है और फ्यूल आपका फ्यूल टैंक से लेता है। ये हो गया। दोनों को मिक्स करने का जो कार्बोरेटर का काम करता है वो यही यूनिट करता है। ये दोनों को मिक्स करके उसके बाद सप्लाई दे देता है। कहाँ पे सप्लाई दे देता है? आपके इंजन में, क्योंकि इंजन को जरूरत है एयर फ्यूल चाहिए। तो मिक्सिंग वाला काम कौन करता है? मिनी कार्बोरेटर। यही कार्बोरेटर होता है। इसी के अंदर आपको देखेंगे तो चेक वाल लगा रहता है। आप यहीं से जो आप है ना एयर और फ्यूल का जो रेशियो होता है वो आप चोक के थ्रू वेरी करते हैं, तो आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। यही मिनी कार्बोरेटर होता है, आप जैसा कि देख सकते हो डायग्राम में। अब